हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस गुड। सो गाइस, ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है ये यशिका ने बनाई है। सो थैंक यू सो मच यशिका फॉर दिस वंडरफुल पिक। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। हम सीडीपी के जो है क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन सीरीज में हम 14 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट नंबर 15 कर रहे हैं। और गाइस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे लाइक यूपी टेट है, रीट है, सी टेट है, एस टेट है। मीन्स प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने का क्या बेनिफिट रहता है कि हमेशा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्टेड पार्ट नंबर 15। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते हैं। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो बड़ा ध्यान से पढ़ें कि वो उसके पास खर्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। मीन्स उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट करप्ट होती है तो उसको समर्थन नहीं देना चाहते, तो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में जो है ये इंसान आता है? ठीक है, अब ध्यान से आपको कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को समझना है। वैसे मैं डिटेल वीडियो समझा चुकी हूँ, बट क्वेश्चंस के बीच थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ। कोहलबर्ग ने अपना मोरल डेवलपमेंट 3 लेवल्स में दिया था। जस्ट रिमेंबर, लेवल्स कितने थे? 3, और उसके अंदर स्टेजेस कितनी थी? 6। तो लेवल 3 है और स्टेजेस कितनी हैं? 6 हैं। तो सबसे पहला उसका था प्री वाला, ठीक है, फिर था खाली परंपरागत, और फिर क्या था? पोस्ट कन्वेंशनल। मीन सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल। पहले वाले को बोला गया था पूर्व परंपरागत, इसको बोला है परंपरागत, और इसको बोला है पोस्ट परंपरागत या पश्च परंपरागत। तो फर्स्ट जो एज थी उसके अंदर 2 जो लेवल था उसके अंदर 2 स्टेजेस डिवाइड थे, जिसमें अच्छा बच्चा बनने की धारणा और जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। मीन्स कोहलबर्ग के पहले लेवल पे जो बच्चा होता है वो या तो दंड एवं आज्ञा पालन से मोरलिटी सीखता है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी कोहलबर्ग की डिटेल वीडियो देख लेना, यहाँ जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, और उसको सिर्फ सब मतलब साधनों की जरूरत होती है। जब बच्चा सेकंड लेवल पर आता तो वो अच्छा बच्चा बनने की सोचता है और सोसाइटी और सोशल इश्यूज का निर्माण करता है। लेकिन जब वो 4th लेवल पे आता है तो सामाजिक संपर्क और यूनिवर्सल थ्योरी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, इंसान अपने तरीके से होता है, इंटरनल मोटिवेट होता है, उसको बाहर की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कर्नैल जो है आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट के अंदर, ना तो ये अच्छा बन रहा, ना ही दंड आज्ञा पालन से डरना, ना ही कुछ और। इसके अंदर अपना इंटरनल मोटिवेशन है और ये चाहता है सोसाइटी, मतलब समाज से रिलेटेड इसका मोटिवेशन दे रखा है। तो समाज से रिलेटेड जब भी मोरलिटी दिखा रखी है तो वो किस लेवल के अंदर आती है? पोस्ट कन्वेंशनल, वो लेवल 3rd के अंदर आती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा गाइज वो क्या बनेगा? लेवल 3rd। बस क्वेश्चन को समझना है और करते जाना एग्जाम में। नेक्स्ट है जो बुद्धि सिद्धांत के सम्मिलित, थोड़ा हिंदी टिपिकल हो जाती है पढ़ते हुए, लेकिन मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करूंगी। जो बुद्धि सिद्धांत मन से इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसमें कुछ मेंटल प्रोसेस होती हैं, कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं। बुद्धि के द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल कहा जाता है। मीन्स इसने एक स्टेटमेंट दी है कि इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको इंसान करता है, तो वो क्या कहलाता है? देखो, स्पीयरमैन का जी कारक नहीं, स्पीयरमैन का जो जी कारक था, मतलब एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक, 2 इंटेलिजेंस दी थी स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत, जिसमें एक जनरल इंटेलिजेंस दी थी और एक स्पेसिफिक। जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है? जो बाय बर्थ होती है। स्पेसिफिक जो हम एक्वायर करते हैं, जैसे किसी टीचर का किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना, डेट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में। और बुद्धि का सार्वजनिक सिद्धांत, थ्रस्टन की योग्यताएं भी नहीं है। देखो, जो स्टर्नबर्ग है उसने जो बुद्धि में त्रितंत्र दिए थे ना गाइज, तो उसमें उसने मेंटल प्रोसेसिंग को फोकस किया था। तो ध्यान रखना, जो मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा जो बुद्धि का निर्माण होता है ये स्टर्नबर्ग के बुद्धि सिद्धांत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होता है? मापक मीन्स मेजरमेंट के लिए सबसे ज्यादा उपकरण होता है। मतलब मेजरमेंट जब किसी बच्चे का मापक, देखो एक तो होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, डेट इज डिफरेंट थिंग, मेजरमेंट एक डिफरेंट थिंग होता है। तो उसमें रिलायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने यहाँ बच्चे का मापन किया किस तरीके से, तो चाहे उसका 10 टीचर मेजरमेंट कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स के अंदर, परिणाम के अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। डेट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट है थ्रस्टन और लिकर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो थ्रस्टन और जो लिकर्ट हैं वो किससे संबंधित हैं? तो गाइज, जब भी, वैसे तो थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस में भी नाम दिया था, लेकिन जब आपको लिकर्ट का साथ नाम आ जाए ना थ्रस्टन के साथ, तो ध्यान रखना ये जो लिकर्ट है ये अभिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, जो ये लिकर्ट है किससे संबंधित है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होता है?
एटीट्यूड मीन्स चीज़ों को, जैसे हम अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, क्या एटीट्यूड झाड़ रहा है, अरे भाई कोई एटीट्यूड नहीं झाड़ता, जिसमें दम है वो झाड़ो। इन द सेंस जरूरी नहीं होता हर बंदा एटीट्यूड झाड़ता है, किसी का कॉन्फिडेंस भी होता है, किसी का एक्सपीरियंस भी होता है, हर जगह एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। तो एटीट्यूड होता है किसी चीज़ के लिए नज़रिया, दृष्टिकोण, क्या है क्या नहीं, दिट्स कॉल्ड एटीट्यूड। नेक्स्ट है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब होता है क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ के लिए जो आपको क्यूरियोसिटी होती है वो किसका घटक होता है। मीन्स नीचे 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है क्यूरियोसिटी किसका होता है। क्रिएटिविटी का होता है, मोटिवेशन का होता है, इंटरेस्ट का होता है, बुद्धि का होता है। देखो बुद्धि में क्यूरियोसिटी नहीं होती, रुचि में भी इतनी कोई खास क्यूरियोसिटी नहीं होती, ठीक है, हो सकती है, बट वी जस्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। और जो क्रिएटिविटी होती है वो हमेशा क्यूरियोसिटी वाली होती है, क्योंकि हम कुछ नया बना रहे हैं, हम यही तो रहता है यार कैसे बनाया, दिखाना, मैं ऐसे बनाना, ऐसे लाइक डैट। तो क्यूरियोसिटी में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मीन्स क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्या चीज़ है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, आपको वो बतानी है। मौलिकता। मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, और ओरिजिनलिटी हमेशा क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है गाइस, क्योंकि क्रिएटिविटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो ओरिजिनलिटी ना हो, मौलिक ना हो, अपनी खुद की ना हो। प्रवाह होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी तो हमेशा क्रिएटिविटी के अंदर होनी चाहिए। फ्लुएंसी इन द सेंस कि आप किसी चीज़ में से कुछ कट कर रहे हो, एक बिल्कुल फ्लो में वो चीज़ जा रही है, जैसे आपने पोइट्री लिखी है तो उसको फ्लो में पढ़ा जा रहा है, मतलब दिस काइंड ऑफ फ्लुएंसी। मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कम समय, कम पैसा, कम कार्य लगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। उपयोगिता, रिलायबल, उपयोगी तो होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मितव्ययिता, क्योंकि इन्होंने पूछा कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो नहीं वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना कि ये तो होती है, ये तो होती है, ये तो होती है, तो ये नहीं होती। कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि क्लैरिटी नहीं है, तो गाइज ये जो 3 डॉट होते हैं ना वीडियो के ऊपर, इस डॉट को क्लिक कर दिया करो, इसमें ना क्वालिटी का वो होते हैं ऑप्शंस, तो क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करो। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। मीन्स आपको IQ के लिए बताना है विच इज़ द राइट स्टेटमेंट फॉर IQ। बौद्धिक बुद्धि से व्युत्क्रमी संबंधित, ये क्या है, व्युत्क्रमी मतलब काइंड ऑफ अपोजिट, ठीक है, अपोजिट काइंड ऑफ। कालानुक्रमिक। कालानुक्रमिक जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जो वास्तविक आयु होती है, उससे प्रत्यक्ष संबंधित होती है। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी अपोजिट होती है। बौद्धिक और कालानुक्रमिक आयु के प्रत्यक्ष संबंधित होती है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्वेश्चन को आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो ये क्या कह रहा है, IQ क्या होता है, तो IQ आपको पता है, IQ होता है मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज, ठीक। IQ क्या होता है, मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज मल्टीपल हैंडेड। तो आपको ये इतना बेकार सा बना के लिख दिया इन्होंने, सिर्फ इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्वाइट क्लियर है कि जो कालानुक्रमिक एज होती है वो व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट उसके नीचे होती है मेंटल एज के, तो इस ऑप्शन में नीचे है, तो आपको आंसर रहेगा C, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है CDP जो बाइलिंगुअल अच्छा समझ आती है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये पर्सनैलिटी के लिए एक विधि है 16 PF, इसको मैं डिटेल से करवा दूंगी, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व के लिए है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। अब देखो हम बहुत सारा पढ़ चुके होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का हमेशा क्या फ़ायदा होता है कि कुछ तो भाई नया निकल के आता ही है। अब जो कुछ नया निकल के आता है तो आपको उन माइंड में सेट कर लेना है। अब ध्यान से देखो, कई बच्चे इस मौजिक मॉडल को लेकर कंफ्यूज होंगे, यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखो मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है, बुद्धि का तरल सिद्धांत पढ़ रखा है ना सबने, तो तरल के आगे मौजिक मॉडल लगा दिया, क्योंकि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मौजिक मॉडल भी क्या था, तो एवरीबडी नोस तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, RB कैटल। तरल चीज़ों को हम किस में डालते हैं, कैटल में, ठीक है ना। स्पीयरमैन ने द्विकारक दिया था, थ्रस्टर ने समूह कारक और दिल्फर ने त्रिआयामी सिद्धांत। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे उत्तम सिद्धांत है, क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जहां बच्चा अपना माइंड एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा सीखता है, जैसे विचार करना, प्रस्तुत करना, एक्सप्लेन करना, तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण इज द बेस्ट वे, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेल का मैदान हो सकता है, लेकिन विद्यालय और कक्षा का वातावरण ही बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक मेमोरी से संबंधित नहीं है। जो मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है, चीज़ों को सीखना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, धारण करना, पहचान करना, ये पूरी सीक्वेंस मैंने आपको बता रखी है कि मेमोरी में सबसे पहले क्या होता है, लर्न करना मतलब चीज़ों को सीखना, चीज़ों को ग्रहण करना, फिर उसको धारण करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करके हम उसको रिकॉल करते हैं, मीन्स पुनः प्रत्याह्वान करते हैं, और रिकॉल करने के बाद वो चीज़ हमें याद आ जाती है, ठीक है। तो अनुभूति कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो मेमोरी में क्या नहीं होता, अनुभूति।
जो बच्चे नए नए जुड़े हैं तो मैं बता दूं, डिटेल वीडियो साइकोलॉजी की लगभग मैं करवा चुकी हूँ, नियर अबाउट 90+ वीडियोज़ हैं, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है वो। नेक्स्ट है प्रधाना अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए कौन सी नेतृत्व, आई थिंक ये कल हम कर चुके हैं, कौन सी नेतृत्व बेहतर होती है? प्रजातांत्रिक। गाइज ये कल वाले कॉन्सेप्ट में हो चुका है, ये वाला पेज हो चुका है, सॉरी जस्ट वेट फॉर ए मिनट। 355 एक सेकेंड, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? मीन्स वाइगोस्की ने सोशल कल्चर डेवलपमेंट दे एवरीबडी नोज, जिसमें वाइगोस्की ने 2 चीज़ें दी हैं, एक तो ZPD और एक स्कैफोल्डिंग। ये दोनों ही चीज़ें डिटेल से मैं वीडियो करवा चुकी हूँ, बट सिंपल बताती हूँ। ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि वाइगोस्की कहता है कि बच्चा जो होता है उसको खुद से बहुत चीज़ें कम आती हैं, फिर वो किसी बड़े की हेल्प लेता है, परामर्श लेता है और सीखता है। तो बच्चे का यहाँ खुद का ज्ञान होता है, यहाँ किसी की हेल्प लेके परामर्श लेके सीखता है, तो बीच में वो जितना भी उसका डेवलपमेंट होता है वो ZPD कहलाता है। मीन्स वो क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वो जो प्रोसेसिंग होती है, यहाँ बच्चा थोड़ा सा जानता है, फिर अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाता है, फिर खुद नियम बना लेता है, फिर वो इतना सीख जाता है दूसरों की मदद से कि दूसरों की मदद का क्षेत्र तैयार कर लेता है, और वो जो प्रोसेसिंग होती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ध्यान रखना, वो जो डेवलपमेंट होता है वो तो ZPD कहलाती है, और जो प्रोसेसिंग होती है बच्चे की वो क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। तो ये पूछ रहा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है अंतर्दृष्टि अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संगठनात्मक विकास या सक्रिय अनुकूलन। इसने बोला सामाजिक सांस्कृतिक विकास में क्या आधारित है? तो एवरीबडी नोज वो क्या करते हैं भाई? पारस्परिक का मतलब मिलजुल कर शिक्षण ही तो कर रहे हैं। संस्कृति निरपेक्ष वर्ड का तो कहीं नाम ही नहीं लिया। कुछ बच्चे इसका आंसर ये लगाएंगे निरपेक्ष संस्कृति देख के, भाई वाइगोस्की का तो संस्कृति है तो मैं भी संस्कृति ठीक करूंगा, बट ध्यान रखना वाइगोस्की ने कहीं निरपेक्ष वर्ड की बात ही नहीं करी है, उन्होंने पारस्परिक शिक्षण की बात करी है। मतलब एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो दूसरों से मदद ले और सीखे, ये काम कहा है किसने? वाइगोस्की ने। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य मीन्स जो भी असाइनमेंट कक्षा को दी गई थी वो इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत के चरण की ओर जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोहलबर्ग से जो भी क्वेश्चन आता है वो बहुत बढ़िया आता है और थोड़ा सा घुमा फिरा कर आता है। ठीक है, ये कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि जो भी असाइनमेंट दिया है उसको इस प्रकार से मतलब प्रभावशाली ढंग से सीख सके बच्चे कि बिना किसी अन्य की सहायता से कार्य पूर्ण करें। अब ध्यान से देखो, इसने कहा बिना किसी अन्य की सहायता से, अन्य की सहायता नहीं लेंगे तो अच्छा बच्चा बनने की धारणा तो है ही नहीं। पूर्व पारंपरिक, देखो पूर्व पारंपरिक जो है पूर्व औपचारिक व्यक्तिगता और विनिमय, इसके अंदर क्या अच्छा बच्चा आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये तो है ही नहीं क्योंकि बिना किसी की सहायता से करना है। सामाजिक संविदा भी नहीं है, दंड भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कानून एवं व्यवस्था, हर बच्चा सिस्टम से सीख रहा है, अपने तरीके से सीख रहा है, तो वो कोहलबर्ग का क्या कर रहा है भाई? कानून और व्यवस्था का जो है पालन कर रहा है। नेक्स्ट है प्रगतिशील। अगेन आई सेड गाइज डिटेल्ड वीडियोस जरूर देखा करो, क्योंकि मेरी एक सोच है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन सीरीज को बहुत अच्छा नहीं समझ पाएंगे। बट जिन्होंने मेरी 90 वीडियो कॉन्सेप्ट वाली देख रखी है या 11 घंटे वाली क्लास भी देख रखी है, तो ये मानो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जॉन डीवी ने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी थी, तो विच इज द स्टेटमेंट दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कक्षा में शिक्षार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। मीन शिक्षार्थियों का क्या करना चाहिए? निरीक्षण करना चाहिए, मतलब उनको ऑब्जर्व करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, होती है भाई जिज्ञासा, तो इसको पहले ही काट दो। विद्यार्थियों को स्वयं को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब ही क्या है? प्रोग्रेस करने का मतलब क्या? आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो। प्रोग्रेस कैसे करोगे? जब आप जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, समाज को कैसे आगे बढ़ना, खुद को कैसे आगे बढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करोगे, तभी तो आपकी प्रोग्रेस होगी। तो आंसर रहेगा सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत बार आता है। इट्स गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की इंटेलिजेंस दी थी। एनसीईआरटी 8 कहती है, तो टोटल पूछा जाए तो 9 ऑप्शन में ना हो तो हम 8 मान लेते हैं, दोनों ऑप्शन में हो तो भी 8 ही कर देना क्योंकि एनसीईआरटी में 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में नहीं है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, मतलब इसकी कोई एक्सपीरियंसेस बेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। यह शोध पर आधारित नहीं है, बिल्कुल शोध पर आधारित है। इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न विद्यार्थियों विभिन्न पत्तियों की, बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड है कि हम उसमें खास हैं। जैसे आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल जस्ट फॉर जोकिंग, कि ऐसा नहीं है कि जस्ट मुझे टीचिंग आती है, मुझे जितना टीचिंग का शौक है उतना ही नई नई डिशेस कुकिंग का भी शौक है, तो ऐसा नहीं है हम एक ही फील्ड में स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आप इसका डी ऑप्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसको रिलायबल नहीं माना जाता। मतलब बहुत सारे बंदे कहते हैं कि नो इट्स नॉट रिलायबल, तो क्यों इसको रिलायबल नहीं माना जाता। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण 8 बुद्धियों के अनुकूल नहीं है, जी बुद्धि के बिल्कुल नहीं है ऐसा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह 7 बुद्धियों का महत्व नहीं देती, ऐसा नहीं है। यह इब्राहिम मैस्लो के जीवन के अनुभव अध्ययन पर आधारित है, ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों इसको रिलायबल नहीं मानते, क्योंकि इसने डिफरेंट बुद्धि दी हैं। तो कहते हैं कि एक इंसान में 9 प्रकार की बुद्धि है, भाई 9 बुद्धियों को थोड़ी ना हम इंसान में बार बार जाके इवेल्युएशन करते रहेंगे, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं माना जाता। तो इस आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद मीन्स यू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है कक्षा में वो लाभकारी होता है, क्योंकि विद्यार्थियों के संगठनात्मक कक्षा में एक बच्चा अलग है दूसरा बच्चा अलग है, तो लाभकारी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। इस ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं। कक्षा में यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो सिंपल सी भाषा में तो हमें क्या लगता है यार अलग अलग टाइप का बच्चा ये अच्छा नहीं है, बट साइकोलॉजी क्या कहती है, आपकी कक्षा में डिफरेंट बच्चे हैं तो आपको डिफरेंट समझने के अवसर मिल रहे हैं, तो मतलब संगठनात्मक खोजने के अवसर मिल रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से खोज सकते हो। तो वही ए ऑप्शन लग रहा है, बाकी ये ऑप्शन भी नहीं है। हानिकारक अनुपयुक्त तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ये बेटर होता है। डिफरेंट एजुकेशन मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे होना कक्षा में अच्छा होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, मतलब जो स्टूडेंट्स है स्कूल में आधारित जो असेसमेंट है वो शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। नहीं, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति के लिए बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को भी प्रेरित किया जा सके। ध्यान से देखो, कुछ बच्चों की आदत होती है लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देके आंसर करने की। अब यहाँ देखो, इसने अध्यापकों को भी प्रेरित करना, अध्यापकों को भी प्रेरित करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब विद्यालय आधारित आकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब अध्यापक आकलन कर रहे हैं, वो मोटिवेट हैं, तो काट दो इस ऑप्शन को। विद्यालय को राष्ट्रीय संगठनों में ना इतना भी जाने की जरूरत नहीं है। विद्यालयों की तुलना में विशेषता, तुलना कंपेरिजन गलत होता है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। डेफिनेटली असेसमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे हैं किस टाइप के बच्चे हैं उनको आप उनकी डेवलपमेंट को क्या कर सके भाई, निश्चित कर सके कि ये बच्चा ऐसा है ये बच्चा ऐसा है, तो बच्चों के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए ही ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। मतलब 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा नहीं है। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, मतलब आपका जो आप सेल्फ असेसमेंट करते हो उसको मॉडल की तरह दिखाना, प्रतिमानित होता है काइंड ऑफ मॉडल। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, मतलब जो क्वेश्चन आंसर की सत्र हैं, सत्र मतलब एक तरह से कहते हैं ना मैंने आज ये सत्र लिया, मतलब काइंड ऑफ बैठक ली, एक वार्षिक 10 महीने बाद 6 महीने बाद 1 महीने बाद, डेट इज काइंड सत्र, जब हम एक सेमिनार टाइप बुला लेते हैं। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना एक ही बात है। देखो अब इसने पूछा है कौन सा विकल्पों से संबंध अन्य, मतलब डिफरेंट पूछा है, तो प्रश्नोत्तर ये तो बिल्कुल सही है। किसी विद्यार्थी से आप प्रतिक्रिया ले रहे हो तो भी आप प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, मतलब ये 3 तो बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो इसने पूछा है अलग क्या है, तो डेफिनेटली ए क्या है, अलग है, क्योंकि हम स्व आकलन के कौशलों को मॉडल बना के बता रहे हैं, तो डेट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज 3। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, मतलब कम से कम उसकी मतलब ग्रेड बहुत कम आता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श पर बल दिया जाना चाहिए।
उसको घर में परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। भाई तू लगा रहा है, मेहनत करता रहा, बिल्कुल ऐसा करते हैं भाई, करना भी चाहिए। या अध्यापक को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ओके, आगे देखते थे। मोबाइल, चलचित्र, कॉमिक्स पढ़ने पर रोक लगा दे। बिल्कुल रोक तो नहीं लगानी चाहिए, बट बैन लगाना, मतलब बैन नहीं, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन पर तो कंप्लीट रोक होनी चाहिए। जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए, बट आजकल तो भाई मोबाइल ही चल रहा है। जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाई, उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। नहीं, ये कह रहा है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, वर्ड को समझना, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी, बाकी दोनों गलत जा रहे हैं, ठीक है। जीवन संबंधी कठिनाइयों छोड़ो, ये दो ऑप्शन पे हमारा ध्यान जा रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, इसने बोला है विद्यालय में लगातार, अब ये लगातार गलत हो रहा है, तो खाली एफर्ट करने से काम नहीं पड़ेगा। आप टीचर से कंसल्ट करेंगे, भाई क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे में, आप भी एफर्ट करेंगे, टीचर भी एफर्ट करेंगे, तभी बेटर हो पाएगा। तो बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर विकल्प है? ये आसान से क्वेश्चन होते हैं कि विद्यालय की प्रगति के लिए क्या होता है भाई, अपने विचार खोजो, आत्मविश्वास का निर्णय करो, ठीक है, तो खास नहीं है। वह अपने विचारों को खोजे, व्यक्तियों में आत्मविश्वास का निर्णय करे। एक विद्यालय से आप परामर्श कर रहे हो कि दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, कि निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, मतलब आप एक अध्यापक हैं और उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी जो परफॉर्मेंस है एक दुर्घटना होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग अब वो सही नहीं चल रहा, तो विद्यालय के लिए परामर्श में क्या हो सकता है, मतलब अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ करवाया जाए। नहीं, एक ताकि वो लोग आरामदायक महसूस करे। उपशामक उपाय, उपशामक मतलब उसको रिमूव करने का उपाय। वह अपने विचारों और खोज के लिए लोगों को आत्मविश्वास का निर्माण करे। देखिए एक बच्चा है बिल्कुल ऐसे थक चुका है, यार मेरा कुछ नहीं होना, और उसको अनुकूल रिजल्ट नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आप उसको अंदर आत्मविश्वास जो है जगाना चाहिए। नेक्स्ट है संगठनात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संगठनात्मक विकास है वो किसके द्वारा समर्थित होता है, मतलब संगठनात्मक विकास को कौन जो है बताता है? तो एवरीबडी नोज, एक समृद्ध, एक विविधतापूर्ण जो वातावरण होता है, मतलब अलग अलग टाइप का जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ही संगठनात्मक विकास को दिखाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास, जो मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक गुणात्मक, मीन्स वो क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, तो क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ होता है जो मानव का डेवलपमेंट होता है। सो गाइज ये थे अपने टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ द डे। So guys, hope you like this question, and if you like then don't forget to like, don't forget to share, and don't forget to subscribe my channel. और भाई बच्चे कहते हैं बेल आइकन दबा लिया करो, यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, बेल के साइड में ऐसे 2 क्लिक हैं तो समझ लो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में सब्सक्राइब यदि रेड कलर का है तो रेड नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, जिनका ब्लैक है वो ना छेड़े। और लास्ट में आई वांट टू से वन थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। तो लॉकडाउन के बाद जब भी स्थिति सही हो जाएगी तो कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कोचिंग लेनी है किसी भी एग्ज़ाम की तो आप ले सकते हैं जो पानीपत या आसपास हैं। उसके अलावा किसी को स्टडी मटेरियल लेना है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल लेना है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 7015467794। स्टडी मटेरियल आपको DT+B KVS CTET STET आपको कंप्लीट हर सब्जेक्ट का प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय बाय।